वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। आज का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के माध्यम से 20+ क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है 2016 में। सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका अनुपात है 3:2। आपने इस प्रश्न को स्टार बना करके नोट करना है और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, तीन रंगों की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया के द्वारा की गई थी, यानी इसको जो डिजाइन किया गया था वह पिंगली वेंकैया के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। अगला ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है चौड़ाई और लंबाई। ठीक है, सब पहले प्रश्न में अब तक लंबाई और चौड़ाई का पूछा गया था, तो लंबाई और चौड़ाई का कितने साथियों? 3:2 था। लेकिन यहाँ पर आपसे चौड़ाई और लंबाई का पूछा गया है, तो चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात हो जाएगा साथियों वह कितना? 2:3। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें। अगला ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य यानी बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो धर्म चक्र यानी जो गोल चक्र बना है जिसके अंदर 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, उस चक्र के अंदर 24 तीलियां होती हैं और उसका रंग कैसा होता है? गहरा नीला रंग होता है। आपने इसको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की श्वेत पट्टी के बीच में एक चक्र जिसका रंग गहरा नीला और उसमें 24 तीलियां हैं। यह चक्र मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह शीर्ष स्तंभ मृग हेतु से लिया गया है। अगला ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अभी अपने अगले पीछे प्रश्न में आपसे कवर किया था कि इसमें कितनी तीलियां होती हैं। इसमें 24 तीलियां होती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रश्न को आपने नोट करना है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की श्वेत पट्टी के बीच में एक चक्र है जिसका रंग गहरा नीला और उसमें 24 तीलियां। ये चक्र मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह शीर्ष स्तंभ मृग हित से इसको लिया गया है। अगला ऑप्शन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया के द्वारा स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में कांग्रेस ने अपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था जिसमें दो रंग थे, लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुसलमानों के बीच में एक चक्र था। इसको आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत का राष्ट्रीय गान है यानी नेशनल जो राष्ट्रीय गान है साथियों भारत का वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। आपने इसको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जान लेते हैं। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना करके इसको नोट करेंगे। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं यानी किसके द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया है? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपने इसको नोट करना है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को लिखा गया है।
राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बनाकर इसको नोट करेंगे। भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ पर और कब गाया गया था? राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए 1911 में कलकत्ता में पहली बार साथियों इस राष्ट्रीय गान को गाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अब दोनों भाषाओं में, ठीक है, अब अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गान में 5 पद हैं। इसमें अगर पदों की बात करें तो इसके पूरे गान में कितने पद हैं साथियों? इसके पूरे गान में 5 पद हैं, आपने इसको नोट करना है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को पूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसको गाने में कितना समय लगता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है और इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, 52 सेकंड का इसको समय लगता है, आपने इसको नोट करना है। भारत के राष्ट्रीय गान की अवधि 52 सेकंड है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित एवं संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 23 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गीत में इसमें 5 पद है, आपने इसको नोट करना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रीय गीत है। आपसे पूछा गया साथियों कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, आपने इसको नोट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग इस प्रश्न को स्टार बना करके नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस उपन्यास में यह गीत भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया। इसकी ध्वनि यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। इस गीत को गाने में 65 सेकंड यानी 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। अगला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? आपसे अभी हमने चर्चा की थी कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, यानी किसके द्वारा इसको लिखा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इस गीत को लिखा गया है, आपने इसको नोट करना है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सांस्कृतिक बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ है। इस उपन्यास में यह गीत भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया। इसकी ध्वनि अदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। इस गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। अगला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको सर्वप्रथम कब गाया गया था? राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 1906 में इसको सर्वप्रथम गाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग इसको नोट करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम गीत भारत का राष्ट्रीय गीत है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1876 ईस्वी को बंगाल के कंताला पांडा नाम के गांव में इस गीत को लिखा था। वंदे मातरम गीत के पहले 2 पद संस्कृत में तथा बाकी पद बांग्ला भाषा में थे। सर्वप्रथम वर्ष 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था। अगला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम में किस ग्रंथ से संकलित है, किस ग्रंथ से इसको लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको सॉरी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसको आनंद मठ से लिया गया है, आपने इसको नोट करना है। ठीक है, आनंद मठ। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित संस्कृत मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में
अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ है। इस उपन्यास में यह गीत भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया। इसकी ध्वनि यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी और इसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। अगला ऑप्शन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस से होती है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, फिल्मी धुन से। ठीक है, फिल्मी धुन से इसको आपने नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, इसका राइट आंसर है फिल्मी ध्वनि। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से होती है। साथ ही इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रीय गीत। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी है, राष्ट्रीय गीत। आपने इसको नोट करना है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत आकाशवाणी राष्ट्रीय गीत से होती है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत भाषा मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ है। इस उपन्यास में यह गीत भवानंद नाम की सन्यासी द्वारा गाया गया। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी और इस गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। अगला ऑप्शन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 है। इस प्रश्न का सभी लोग राइट आंसर देंगे साथियों, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर देंगे। राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का मध्य भाग। आपने इसको नोट करना है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है मध्य भाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए शीर्ष भाग लिया गया। ठीक है, शीर्ष भाग लिया गया है, इसको आपने नोट करना है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। सारनाथ स्थित स्तंभ शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ पर एक दूसरे से सटी हुई सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अगला ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? दृष्टिगत नहीं, आपसे पूछा गया है साथियों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 है, सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिरण। आपने इसको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्र का प्रतीक अशोक के सारनाथ शेर राजधानी से लिया गया है। मूल रूप से 4 शेर हैं जो एक दूसरे की ओर मुंह किए खड़े थे, जो हाथी के एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक सिंह, जो घंटी के आकार के कमल के ऊपर बीच में आने वाले चक्र द्वारा अलग किए गए थे। इसको आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर सभी लोग देंगे। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर देंगे जल्दी से। इसमें शेर कितने दिखाई देते हैं साथियों? तो इसमें जो शेर दिखाई देते हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 3। और ठीक है, जो दिखाई देते हैं सामने की तरफ उनकी संख्या 3 है। लेकिन वैसे इसमें 4 सिंह हैं, जिसका एक शेर का मुंह है वो पीछे की तरफ होता है, वो हमको दिखाई नहीं देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्र का प्रतीक अशोक के सारनाथ से राजधानी से लिया गया है। मूल रूप से 4 सेन है जिसमें दिखाई 3 देते हैं, जो दूसरे की ओर मुंह किए खड़े थे, जो हाथी एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक सिंह, जो घंटे के आकार की कमल के ऊपर बीच में आने वाले चक्र द्वारा अलग किए गए थे। अगला ऑप्शन है, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो साथ ही इसमें सिंहों की बात करें तो इसमें 4 सिंह हैं, आपने इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ से भी जान लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्र का प्रतीक अशोक के सारनाथ से राजधानी से लिया गया है। मूल रूप से 4 शहर हैं जो एक दूसरे की ओर मुंह किए खड़े थे, जो हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक सिंह, जो घंटी के आकार के कमल के रूप
ऊपर बीच में आने वाले चक्र द्वारा अलग किए गए थे। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्राप्त की गई है? सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे जल्दी से। और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साग संपत। आपने इसको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। चीनी एवं भारतीय इतिहास में साग संवत के प्रचलन का अत्यंत रोचक एवं ऐतिहासिक वर्णन है। यहाँ बीते 22 मार्च के साग के संवत यानी 1927 आरंभ हो गया है। यह संवत भारतीय गणतंत्र का अपना राष्ट्रीय संवत है। 1957 में भारत सरकार ने इसे देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता दी थी। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, साग संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। साग संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है, यानी साग संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा होता है? इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चैत्र। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है चैत्र साथियों, पहला महीना होता है। आपने इसको नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। यह साग संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया। भारत में यह भारत का राजपत्र, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार और भारत सरकार द्वारा जारी संचार विज्ञप्तियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ प्रयोग किया जाता है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। कैलेंडर का प्रारूप है। यहाँ से जो महीने दे रखे हैं उनको जान लेते हैं। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रवण, भादव, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण और मार्गशीर्ष, पौष, माह, फाल्गुन। ये साथ ही उसके महीनों के नाम है, इसको आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत के राष्ट्रीय पशु की बात करें साथियों, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? सभी लोग कमेंट करके जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे। राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, बाघ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु। आपने इसको नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक पशु है। सन 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसे सबसे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक था। इससे पहले क्या था साथियों? शेर। अगला ऑप्शन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो बाघ से पूर्व जो भारत का राष्ट्रीय पशु था साथियों वह क्या था? तो राइट आंसर है सिंह साथियों था। इसको आपने नोट करना है, ये बाघ से पहले था। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। सन 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था। अगला ऑप्शन है, भारत का राष्ट्रीय पंछी है, यानी नेशनल बर्ड कौन सी है भारत की? राइट आंसर है सातवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, मयूर क्या है? ये भारत का राष्ट्रीय पंछी है। आपने इसको स्टार बना करके नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, यानी पोबो क्रिस्टेट, यानी इसका जो वैज्ञानिक नाम है पोबो क्रिस्टेट इसको कहते हैं। भारतीय वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षण प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पशु कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष अशोक है। राष्ट्रीय फल की अगर बात करें तो राष्ट्रीय फल आपका आम। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर। भारत का राष्ट्रीय भारतीय वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें कमल, राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें अशोक, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। आपने इसको नोट करना है। तो ये साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किए हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के माध्यम से 24 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।